हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जैसा कि लास्ट बार डिस्कस किया था एलआरएफ के रेगुलेशन सिलेंडर के बारे में, आज मैं फर्नेस रेगुलेशन सिलेंडर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और इसका हमने दिया यूनिक प्रॉब्लम फेस्ड इन 100 मीट्रिक टन ईएफ रेगुलेशन। क्या है कि हमारे यहाँ 100 टन का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उसके रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। और वो प्रॉब्लम जैसा मैं डिस्कस करूंगा तो आप लोग को थोड़ा मजा भी आएगा और समझ में आएगा कि यूनिक प्रॉब्लम हमने इसका नाम क्यों दिया है। और यूनिक इसलिए भी नाम दिया है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत पापड़ बेलने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है और सबको को यही लगता था कि ये मैकेनिकल इशू है या हाइड्रोलिक इशू है और इलेक्ट्रिकल अपने साइड से रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वन बाय वन एलिमिनेट करते गए, तब जाकर लास्ट में हमको मालूम चला कि ये प्रॉब्लम मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल साइड से था। इलेक्ट्रिकल साइड से कैसे था, इसके पहले मैं थोड़ा एक बार उसका सर्किट बता देता हूँ। देखिए, ये इलेक्ट्रोड रेगुलेशन सिलेंडर का सर्किट्स है। आप देखेंगे तो ये हमारा प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है। तीनों रेगुलेशन को गया है, एक इधर से गया है, एक इधर से गया है और एक इधर से गया है। और ये क्या रेगुलेशन में, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व है। प्रोपोर्शनल का आगे में एक चेक वाल्व है और एक चेक वाल्व यहाँ पे है। मैनिफोल्ड पे दोनों जगह चेक वाल्व लगे हुए हैं। चेक वाल्व को खोलने के लिए देखिए इसी के पैरेलल में एक लाइन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से दोनों चेक वाल्व को पायलट दिया हुआ है कि जब रेगुलेशन शुरू होगा तो इसमें कंटिन्यूस सप्लाई रहता है। और एक इमरजेंसी लाइन है। देखिए अब ये जो हमारा पी लाइन है, पी लाइन में इधर एक्यूमुलेटर लगे हुए, बंच ऑफ एक्यूमुलेटर लगे हुए हैं, 6 पिस्टन टाइप के एक्यूमुलेटर लगे हुए हैं 150 लीटर कैपेसिटी के इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा उसके लाइन में हमें कार्ट्रिज वाल्व लगा हुआ है और कार्ट्रिज वाल्व पायलट ऑपरेटेड है, यानी पायलट रहता है तो ये सप्लाई रहता है तो ये बंद रहता है। जैसे ही पावर जाता है तो इसमें सप्लाई चला जाता है तो ये टैंक को कनेक्ट हो जाता है। अभी देखिए नॉर्मली ये बंद है, जैसे ही सप्लाई जाता है तो ये टैंक को कनेक्ट होता है। जैसे ही टैंक को कनेक्ट होता है मतलब इसमें यूपीएस से सप्लाई आता है। टैंक को कनेक्ट होते ही क्या होता है कि ये खुल जाता है। खुलने से क्या होता है कि हमारा इधर का ऑयल सीधा इधर को चला जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा लाइन और दे रखा है। देख रहे हैं ये वाल्व है, ये वाल्व जनरली ओपन रहता है। इसके आगे में हम लोगों ने एक वाल्व सब में डाला है, इसमें से डाला है, इसमें से डाला है। ये वाल्व नॉर्मली क्लोज रहता है, ओनली फॉर इमरजेंसी लिफ्टिंग में बाई चांस एक्यूमुलेटर से प्रॉब्लम कुछ हुआ तो हम लोग इसको खोल के इसको लिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा रेगुलेशन का सर्किट है। अब समझाने पे समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। जब रेगुलेशन शुरू होता है, एट द टाइम ऑफ रेगुलेशन ये पायलट ऑन हो जाता है और ये जैसा कि हमारा नॉर्मली क्लोज प्रोपोर्शनल वाल्व है, प्लस माइनस के हिसाब से जो भी हमें सप्लाई मिलता है, करंट मिलता है, उसके हिसाब से ये ऑपरेट होता है। आर्किंग मोड में तीनों 1 बाय 1 अप डाउन होते रहता है। तो ये सर्किट है, इसी में प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए, हमारे यहाँ दो सीक्वेंस है, दो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस 100 टन का, एक में ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम होता, कैसे सॉल्व हुआ। ये प्रॉब्लम तब हुआ, ये एक्चुअली हमारे यहाँ फर्नेस बहुत दिन से बंद था, इसको हम लोगों ने न्यूली कमीशन किया था। जब कमीशन किया तो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। और शुरू ऐसा प्रॉब्लम हुआ चूंकि ये कमीशनिंग स्टेज में था, कमीशन करने के बाद कुछ देर समय चलता था, फिर प्रॉब्लम आता था। उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और कैसे ये सॉल्व किया इसके बारे में भी बताया है। उम्मीद है कि ये देख के आप लोगों को मजा आएगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, क्या प्रॉब्लम था और कैसे सॉल्व किया, ये हमने एक्सप्लेन किया है। वी हैव इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ऑफ कैपेसिटी 100 मीट्रिक टन। वी आर फेसिंग यूनिक प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोड रेगुलेशन। इलेक्ट्रोड रेगुलेशन का यूनिक प्रॉब्लम हमको मिल रहा था। प्रॉब्लम का नेचर कैसा था, इलेक्ट्रोड वाज नॉट कमिंग डाउन प्रॉपर्ली, डाउन कभी प्रॉपर्ली नहीं होता था। इलेक्ट्रोड वाज नॉट गोइंग अप प्रॉपर्ली, कभी अप नहीं होता था। समटाइम स्टॉपिंग एट इट्स पोजीशन, कभी कभी पोजीशन में रुक जाता था। समटाइम इट वाज कमिंग डाउन फ्रीली, कभी कभी वो फ्रीली अपने आप डाउन हो जाता था, जिससे हमारा इलेक्ट्रोड भी टूट चुका था, कई बार इलेक्ट्रोड टूट चुका था। समटाइम्स इट वाज गोइंग अप फ्रीली, कभी अपने आप फ्री चला ऊपर जाने लगता था। द प्रॉब्लम वाज कमिंग आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ फर्नेस एंड टैपिंग ऑफ 3 हीट्स, 4 हीट्स और समटाइम्स आफ्टर 8 हीट्स। ये प्रॉब्लम कब आता, स्टार्ट जब करते तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं रहता था, लेकिन 3 हीट 4 हीट कभी कभी एक शिफ्ट के बाद ये प्रॉब्लम सडन शुरू होता था। तो अब जब प्रॉब्लम सडन शुरू होता था तो सबको ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि मैकेनिकल साइड से प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, द प्रॉब्लम वाज कमिंग इन एनी ऑफ द 3 रेगुलेशन, किसी 3 में से किसी में भी आना शुरू हो जाता था। तो जब शुरू होता है तो सबसे पहले लोगों की नज़र जाती है कि भाई इसका आयल का नास वैल्यू बराबर है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम तीनों आर्म में आ रहा है, कभी एक में आ रहा है, कभी 2 में आ रहा है, कभी 3 में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक्शन टेकन ऑफ द प्रॉब्लम, वी चेक एंड फाउंड द नास वैल्यू ऑफ द सिस्टम विच वाज 5 to 6। प्रोपोर्शनल बात तक उसके हिसाब से ये नास वैल्यू ठीक था, 5 to 6 सही था। इसके अलावा क्या कि हम लोग वी ओपन द प्रोपोर्शनल वाल्व एंड फिक्स आफ्टर क्लीनिंग मेनी टाइम्स, हम
जैसे प्रॉब्लम आता था प्रोपोर्शनल वाल्व को निकालता था, या दो प्रोपोर्शनल वाल्व हमारे पास स्पेयर रहता था, उसको डालता था और निकाल देता था। कुछ देर चलता था, फिर प्रॉब्लम दूसरे में आना शुरू होता था। वी ओपन द डीसी वाल्व और पायलट ऑपरेट। कभी कभी ये लगता था कि ऐसा तो नहीं हमारा डीसी वाल्व जो पायलट ऑपरेट करने के लिए वो फंस गया है, तो उसको भी निकाला, उसको भी साफ किया। और जो हमारा चेक वाल्व था, पायलट ऑपरेट चेक वाल्व, उसको भी साफ किया, निकाला, क्लीन किया, क्लीन करके डाला। तो कुछ मिलता नहीं था, लेकिन हम लोग करते जाते थे, चुपचाप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहते थे। वी आर इंटरचेंजिंग द प्रोपोर्शनल वाल्व, समटाइम्स द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, समटाइम्स आफ्टर गैप इट वाज रीस्टार्टिंग। कभी कभी आपस में इंटरचेंज करते, एक नंबर का 2 नंबर में, 2 नंबर का 1 नंबर में डाल देते थे, तो ये प्रॉब्लम खत्म होता। कई बार तो हम लोग सीधा कनेक्टर लगा देते थे, तब ऑपरेट होने लगता था। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल ये बोलता था कि हमारा सप्लाई तो जा रहा है, सप्लाई जा रहा है, इसलिए कोई इशू नहीं है। हमने सप्लाई वोल्टेज वगैरह सब चेक करा लिया। Since the problem was coming in any RV regulation, so we decided to clean the tank and flush the line once more as the line was newly commissioned. जब ये सब में आने लगा तो सबको, हमें भी शक होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि ऑयल में कचरा आएगा। तो फिर हमने क्या किया, पूरा ऑयल को निकाल कर टैंक क्लीन किया, और टैंक क्लीन के वो जो लाइन था प्रोपोर्शनल वाल्व का लाइन को फ्लश किया। फ्लश करके फिर हमने ऑयल को ELC मशीन से निकालता, EL मशीन से ही टॉप अप कर दिया, टॉप अप करके फ्लश करके लाइन फिर से इसको चालू किया। वी चेक द गैप। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, उसके पहले जो किया था, वी चेक द गैप ऑफ द गाइड रोल एंड फाउंड द आर्म इज फ्री टू मूव। कभी कभी लगता था ऐसा तो नहीं गाइड रोल पकड़ रहा है, उसको किया, फ्री किया, वो भी फ्री डाउन हो रहा है, गैप भी बराबर है। वी ओपन एंड क्लीन द चेक वाल्व को निकाला, साफ किया। एज अ सिस्टम वाज अ पार्कर मेक, ये पार्कर का सिस्टम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि पार्कर के एक्सपर्ट को भी बुलाया, एक्सपर्ट बुला के उससे डिस्कस किया, उसके सामने फिर से वाल्व खोल के सर्विस किया। एट लास्ट उसके बाद वो भी कंफ्यूज होने लगा कि यार ये प्रॉब्लम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नास वैल्यू मेंटेन है, ऑयल फिर से क्लीन कर दिया और वाल्व में कुछ इशू मिल नहीं रहा है। उसने लास्ट में सब करने के बाद बोला कि ये प्रॉब्लम हाइड्रोलिक है ही नहीं है, मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ, व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वाल्व इंटरचेंज किया और दोनों का दोनों वाल्व नहीं चल रहा था। एक तीसरा वाल्व जो बचा होता उसको डाला तो वो ऑपरेट होने लगा। तो ये डिसीजन हुआ कि यार 2 का 2 वाल्व नहीं चलेगा, वाल्व नया डाला फिर भी नहीं चल रहा है। फिर ऐसा एक दिन पता है कम्युनिकेशन ऑफ हो गया। तो फिर उसके लिए क्या किया, क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो एक्सपर्ट ऑटोमेशन एक्सपर्ट को बुलाया गया टू सॉल्व द इशू। तो उसके बाद क्या, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कम्युनिकेशन वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू वायर शॉर्ट। अभी मालूम चला कि वायर शॉर्ट हो रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। और वायर शॉर्ट क्यों हो रहा है, इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ये इसलिए हो रहा है कि वो जो वायर जो गया हुआ था उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपस में वायर चिपका हुआ मिला। तो फिर वो आगे हम लोग ढूंढना शुरू किया और क्या हो सकता है। द रीजन इज दैट द इलेक्ट्रिकल केबल वाज पासिंग नियर टू द स्लाइक पिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर्ड द वायर विथ वुडन प्लेट। द प्रॉब्लम, इसके बाद क्या कि जैसे हमने देखा कि स्लाइक पिट के नज़दीक से जा रहा है, और जैसे ही स्लाइक पिट के नज़दीक जैसे चालू करते तो शुरू में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे स्लाइक पिट के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ता था वैसे वैसे वायर में प्रॉब्लम आना शुरू होता ड्यू टू हीट। तो हम लोगों ने क्या कि पहले तो उसको वुडन से प्लेट से बना के उसको घेर के डाला, प्रॉब्लम कम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, फाइनली वी कम टू नोट दैट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज ड्यू टू हीटिंग ऑफ द केबल्स। सबसे बाद में ये मालूम चला कि केबल्स गर्म हो रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। एज द केबल वाज क्रॉसिंग नियर बाय द स्लाइक पिट के नजदीक से था। सो हम लोग क्या डिसाइड किया, सो डिसाइडेड टू चेंज द रूट ऑफ द केबल विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद लगाया, प्रॉपर प्रोटेक्शन के थ्रू डाला। आफ्टर रीरूटिंग ऑफ केबल द प्रॉब्लम एलिमिनेटेड कंप्लीटली। जैसे ही ये किया, करने के बाद ये प्रॉब्लम परमानेंट एलिमिनेट हो गया। उसके बाद से हमारा सिस्टम बराबर चलने लगा। तो हमने इसका नाम यूनिक प्रॉब्लम इसलिए रखा है कि यूनिक प्रॉब्लम इसलिए आया कि जो केबल का रीरूटिंग है, और एक मैकेनिकल पीपल को जल्दी वो नहीं होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और इसलिए यूनिक था कि मतलब बहुत करने के बाद 1 by 1 एलिमिनेट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। सारा रूट कॉज जो भी हमको लगा, जो भी प्रॉब्लम लग रहा था, उसको हम लोगों ने 1 by 1 एलिमिनेट किया। इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो इसलिए इसका नाम हमने यूनिक प्रॉब्लम रखा है। तो फ्रेंड, मैं सोच रहा हूँ कि ये देखने के बाद आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो कभी भी ऐसा कुछ आता है तो पेशेंस के साथ काम करना है, काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सर्किट भी क्लियर हो गया। ये जो पावर पैक है, जो सिस्टम है, पूरा पार्कर का है। तो अब इस पर तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 1 by 1
सॉल्व किया, पार करके इस इंजीनियर्स को भी बुलाया, इंजीनियर को बुला के ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो मैं इसके साथ ये डिस्कशन नॉलेज शेयरिंग सेशन खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके पहले वाला भी आप लोग एंजॉय किए होंगे और इसको भी आप लोग देख के एंजॉय करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसके साथ मैं ये आज का लेक्चर खत्म करता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें कि जब भी कुछ नया डालूं तो आप लोग को मिल जाए। ये फर्नेस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जहाँ भी रेगुलेशन के सिलेंडर लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच।